अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी, हम जो है वो इंशाल्लाह अपने मॉक की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ये हम एमसीक्यूज जो है इनको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, मॉक के अंदर ना 8 सवाल थे और आठों के आठों जो थे वो अटेम्प्ट करना कंपलसरी है और 2 सेक्शन होते हैं पेपर के अंदर। ठीक है जी, और ये कुछ आप लोगों ने जब आई के आपका एग्जाम देंगे तो उसमें भी इंस्ट्रक्शंस कुछ दी होती हैं, आपने इसको लाजमी पढ़ लेना है। अच्छा भाई, जो पहला क्वेश्चन है ये हम सीक्वेंस वाइज तो शुरू नहीं कर रहे, पहले मैं ज़रा एमसीक्यूज डिस्कस करवा देता हूँ। अच्छा जी, कहते हैं जी सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। अच्छा जी, पहला है, देखें जी, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गवर्नमेंट ग्रांट। कहता है जी बताएं कौन सी चीज़ ऐसी है जो गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है। कहता है कैश रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट टू पे वेजेस। भाई देखें ना, गवर्नमेंट से कुछ पैसे ले लिए किसी एक्सपेंस के अगेंस्ट, हमें कुछ लक्ष्मी मिल गई है, तो भाई देखें ये गवर्नमेंट ग्रांट ही है ना। दिस इज रिलेटेड टू द एक्सपेंसेस, तो ये तो गवर्नमेंट ग्रांट है जी। कहता है कैश रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर परचेज ऑफ एसेट, तो भाई एसेट के अगेंस्ट हमें पैसे मिल गए हैं तो ये भी गवर्नमेंट ग्रांट है। इसके दो ट्रीटमेंट होते हैं, आपको पता है। आप कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट को भी कम कर सकते हैं, और अगर मैं नॉन करंट एसेट की बात करूं, और दूसरा क्या होता है भाई, आप इसे डेफर्ड इनकम भी ट्रेड कर सकते हैं, और एक जो है वो नॉन मॉनिटरी एसेट भी होता है। अच्छा जी, कहता है जी लोन गिवन बाय गवर्नमेंट एट सब्सिडाइज रेट। भाई देखे ना, मार्केट में 15% रेट चल रहा था जो लोन का इंटरेस्ट जो देना होता है, जो गवर्नमेंट ने हमें दे दिया भैया 7% पे। तो ये जो डिफरेंशियल है ना 8%, या आप एक क्वेश्चन हमने किया हुआ है जो किताब के अंदर मौजूद है। हमने क्या किया था, हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी और लाख रुपए का शायद लोन था, उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू निकलती थी वो 93,000 समथिंग निकलती थी। जो डिफरेंशियल था उसको हमने क्या ट्रीट किया था भैया, हमने उसे कहा था जी कि ये गवर्नमेंट ग्रांट है, तो भाई ये भी गवर्नमेंट ग्रांट है। कहता है डी, कहता है एडवाइस, नसीहत, गिवन बाय, मशवरा, गिवन बाय गवर्नमेंट एक्सपर्ट। कहता है गवर्नमेंट एक्सपर्ट ने मशवरा दे दिया टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो सर ये जो है ना, टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ये उसने ट्रेडिंग पर्पस, एक हमने पढ़ा था जी कि जनरल ट्रेडिंग, उससे ट्रेडिंग जो है ना वो ज़्यादा बेहतर हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने बेहतर कर दिया, कम्युनिकेशन के ज़राए बेहतर कर दिए। तो ये जो है ना, ये सिर्फ आपके साथ नहीं किया, ये पूरी इंडस्ट्री को इसका फ़ायदा होगा, ये स्पेसिफिकली नहीं है। हाँ, अगर कोई स्पेसिफिक हो हमसे, फिर हम उसे गवर्नमेंट असिस्टेंट का नाम, असिस्टेंस का नाम दे देते हैं। तो भाई इसका डी बनता है, तो ये गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है। अच्छा जी, दूसरा पढ़ें जी। कहता है जी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट डाइल्यूटेड ईपीएस। बेसिक की बात नहीं कर रहा भैया, डाइल्यूटेड की बात कर रहा है। तो डाइल्यूटेड ईपीएस जब कैलकुलेट करेंगे तो सर उसके लिए हमें बेसिक ईपीएस का डेटा तो चाहिए, या तो खुद निकाल लें या फिर उसने गिवन किया होगा। तो ये 1.5 मार्क्स का था। उसमें कहता है जी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर उसने आपको दिए हुए हैं, उसने पैट भी दिया हुआ है सर। अब हम इसका क्या फॉर्मेट बनाते थे, हम कहते थे भैया इम्पैक्ट ऑन पैट और इम्पैक्ट ऑन सर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। डिनोमिनेटर इसे कह देते थे, न्यूमिनेटर इसे कह देते थे पैट को, वो भी लिख सकते हैं आप। अच्छा जी, अब भाई, अब बेसिक ईपीएस की बातें कर लें जी। बेसिक कितना है भैया, पैट कितना है जी, 400,000 है, 400,000 है सर। और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं भाई, ये 50,000 है। तो सर ईपीएस कितना आया, सर ईपीएस आ गया 8 रुपीज़ 8। अब भाई हमने डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड क्या होता है, तीन चीज़ें ऐसी हैं, एक तो बॉन्ड हो गया, कन्वर्टेबल बॉन्ड, एक हो गया भैया ये प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, ठीक है जी, फिर उसके बाद तीसरा होता है ऑप्शंस। ये तीनों, इनमें पोटेंशियल होता है कि ये शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। कहता है जी डिविडेंड ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। भैया जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है ना, ये देखें, इन पे अभी हम क्या दे रहे हैं, इन पे हम, जारी बात है, इस पर इंटरेस्ट दे रहे होंगे ना। अब ये इंटरेस्ट कहाँ आता है, अब ये जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं ये ऑलरेडी पैड में से माइनस हो के आते हैं, ठीक है। ये बात उम्मीद है आपको, आपने लिखी होगी अपने नोट्सों के ऊपर। तो भैया अगर ये कन्वर्ट हो जाएं शेयर्स के अंदर, तो सर हमें फिर इन पे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा ना, डिविडेंड की शक्ल में इंटरेस्ट ही दिया जाता है ना इन पे। तो सर वो है 22,000 रुपए का। तो इम्पैक्ट ऑन पैड कितना आएगा, ये प्रेफरेंस शेयर्स लिख रहा हूँ भाई मैं इधर। अच्छा जी, इधर 22,000 आ गए, और सर कितने शेयर्स में इन्होंने कन्वर्ट होना, कहता पोटेंशियल शेयर्स टू बी इशूड अगेंस्ट प्रेफरेंस शेयर्स।
कहता है जी इनके अंदर पोटेंशियल है कि ये 2000 नंबर ऑफ शेयर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सर ये क्या उसका नाम है, 22,000 ये आ गया। अब इसका आप पैड पे इम्पैक्ट ले लें, ये आएगा मेरे भाई 11 आएगा समथिंग। ठीक है जी, आप इसे कैलकुलेट करें आप, ये आ जाएगा इतना भाई, और ये आ जाएगा 52,000। सर ये ए है, ये बी है सर, ये ए को बी से डिवाइड करते हैं आईपीएस में आने के लिए। ठीक है जी, अब इसे करें तो ये 8.12 आएगा। तो ये सर आपका जवाब है। उम्मीद है बात समझ गए होंगे आप। तो सर ये जवाब था इसका। कहता है जी तीसरे पे आए, कहता है एंटिटी परचेज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑन 1 Jan 2018। ठीक है जी, ये प्रॉपर्टी परचेज कर ली सर हमने। कहता है फॉर ₹35 मिलियन, द प्रॉपर्टी हैज एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 30 साल विद नो रेजिडुअल वैल्यू। कहता है जी रेजिडुअल वैल्यू कोई नहीं है, 30 साल इसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है। कहता है 31 दिसंबर 2020 द प्रॉपर्टी हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ 42 मिलियन। कहता है जी 2020 यानी 3 साल गुजरने के बाद फेयर वैल्यू हमें बताई जा रही है जो कि 42 है। कहता ऑन 1 जनवरी 2021 यानी बिल्कुल अगले दिन द प्रॉपर्टी वाज सोल्ड फॉर नेट प्रोसीड्स ऑफ 40 मिलियन। भाई ये लक्ष्मी है ना जो आपको रिसीव हुई, ये रिसीट है, ये पैसे मिले आपको कैश या बैंक में आए होंगे। अच्छा जी वो कितने आए जी 42। तो कहता क्या, कहता जी कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल अंडर बोथ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू मॉडल्स। सर फेयर वैल्यू मॉडल तो बड़ा आसान है। फेयर वैल्यू है मेरे भाई 42। ठीक है जी, ये 31 दिसंबर 2020 पे, तो इसका मतलब 1 जनवरी पे भी इतनी होगी ना जी। तो भाई अब ये 42 है, और सर कितने की बिकी 40 की, तो सर फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर लॉस आ गया ₹2 का। अब देखना है ये दोनों बी और सी, एक एक साइड तो सही है। अब कॉस्ट इसकी देखना है जी कॉस्ट मॉडल में कितना गेन आया। सर फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर आपको पता है कि कोई डेप्रिसिएशन तो होती नहीं है। हम क्या करते हैं, हम हर साल जो है वो फेयर वैल्यू जो है ईयर एंड पे आके मेजर कर रहे होते हैं, अपडेट कर रहे होते हैं, या फिर क्या होता है इंक्रीज और डिक्रीज होता है, लेजर बनाते हैं आपको पता है। अच्छा सर अब क्या होगा, अब वो कहता है कॉस्ट मॉडल के अंदर बताएं कितना गेन और लॉस है। सर देखें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बुक वैल्यू किस तारीख की निकालनी पड़ेगी सर, हमें भैया 31 दिसंबर 2020 की सर बुक वैल्यू चाहिए। इसका मतलब है 18 गुजरा, 18 गुजर गया भैया, 19 गुजर गया, और सर 20 गुजर गया। ठीक है जी, 3 साल गुजर गए। तो देखें जी उसने स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, यूजफुल लाइफ 30 साल दी हुई है। तो भैया अगर मैं ये करूं 35 मिलियन, ठीक है जी, इधर डिस्क्रिप्शन आती है डिस्क्रिप्शन, भाई देखिएगा इधर, ये किस तरह कैलकुलेट करूंगा मैं सिर्फ कैलकुलेट कर रहा हूँ भाई। 35 मिलियन डिवाइडेड बाई 30 साल, अगर मैं भैया ये मैं कर दूं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है भाई, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ठीक है सर, जो कि तकरीबन बनती है, ये 1 साल की बनेगी 1.19 समथिंग बनेगी। मैं कैलकुलेट करता हूँ भैया, ये जवाब आएगा 35 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 3, तो सर ये 3.5 आती है। ये आ गई भैया 3.5 मिलियन। ठीक है जी, ये आ गई थी 3.5 मिलियन। अब मेरे भाई ये तो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा अब सर अगर मैं कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करूं तो मेरे पास बीवी आ जाएगी बुक वैल्यू। तो सर ये आती है 35 माइनस 3.5, सर ये आती है 31.5। मेरे पास सर जो बुक वैल्यू है वो कितनी आ गई सर, बुक वैल्यू आई मेरे पास भाई 31.5। ठीक है जी। अच्छा और सर ये एसेट कितने का बिका, सर देखें जिस चीज़ की जितनी औकात है उससे ज़्यादा का बिक जाए तो सर गेन होता है, जिस चीज़ की जितनी औकात है उससे कम का बिके तो सर लॉस होता है। तो सर ये तो ज़्यादा का बिक गया ना, तो ये बिका कितने का, ये सर बिका, हमें पैसे मिले 40 रुपीज़, तो सर ये तो ज़्यादा का बिका। तो ये जो 8.5 है, ये है जी, ये है सेल्स प्रोसीड्स, ये जो 40 है, और भैया ये दिस इज गेन, ये क्या है भाई, ये गेन है। तो कॉस्ट मॉडल में गेन कितना है भाई 8.5, तो ये जवाब सही है जी, सी सही है।
अच्छा भाई आप देखें 4 नंबर पे हैं, कहता जी हाउ मच प्रॉफिट शुड बी रिकॉर्डेड फॉर 2022 अंडर रियल फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट। सर ये है कॉन्सेप्ट, ये फ्रेमवर्क से सवाल आया हुआ है। अच्छा फ्रेमवर्क में ना 3 चीजें हैं भाई, एक तो है हिस्टोरिकल बेसिस पे प्रॉफिट को कैलकुलेट करना, हिस्टोरिकल बेसिस पे। एक है सर जी प्रॉफिट कैलकुलेट करना। अब उसमें ना हमने 2 ट्रीज बनाए थे अगर आपको याद हो। अच्छा एक होती है फाइनेंशियल, एक होती है क्या उसका नाम है, अगर मैं इससे भी पीछे जाऊं, एक होती है फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस और एक होती है फाइनेंशियल। अब फाइनेंशियल में 2 चीजें आती हैं सर, फाइनेंशियल में एक होता है मनी टर्म्स, एक होता है रियल टर्म्स। मनी टर्म्स का मतलब ये होता है भाई आपका जितना प्रॉफिट है बस वही आपने हिस्टोरिकल बेसिस पे कैलकुलेट किया, आपने प्राइसेस के बढ़ने का इम्पैक्ट ही नहीं लिया। जो सर होती है ना रियल टर्म, इसको हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कि जनरल जितना इन्फ्लेशन था हमने इसका इम्पैक्ट ले लिया। ठीक है जी। और जो होती है ना कि स्पेसिफिक अगर किसी चीज का इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट लें तो सर ये फिर होता है फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। ठीक है। तो इसमें हमसे उसने फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस का पूछा है। सर इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए होता है। ओपनिंग कैपिटल पे हम सर क्या करते हैं, ओपनिंग कैपिटल पे सर हम लगाएंगे ये 17% का रेट लगाएंगे और ये प्रॉफिट में से माइनस करेंगे। ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा अंडर फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। अच्छा आप देखें इधर सर, एस उसने हमें कैपिटल दिया ही नहीं हुआ क्वेश्चन के अंदर, लेकिन देखें उसने ओपनिंग एसेट्स एंड उसने लाइबिलिटीज दी हैं। तो सर इधर से कैपिटल निकाल लूंगा मैं। तो सर मेरे पास जो ओपनिंग कैपिटल है वो सर अगर मैं कैलकुलेट करूं तो सर मेरे पास आएगा 1150000। ठीक है सर। अच्छा अब इस पे मैं क्या करूंगा, इस पे अगर मैं 17% लगाऊं, अगर इसमें मैं 17% लगाऊं, ठीक है जी, तो वो मेरे भाई आता है जी 195,500। तो सर मैं प्रॉफिट में से जो मुझे गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये वाला जो प्रॉफिट है एंटिटी मेड प्रॉफिट, ये हम एक रिजर्व बना रही होती है ना इन्फ्लेशन को सामने रखते हुए, अगले साल का जो इन्फ्लेशन है उसको सामने रखते हुए। तो हम इसके लिए क्या कर रहे होते हैं भैया, उस बेसिस पे ये देखें ना ये 2021 का प्रॉफिट है। अब हमने 22 के प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं, तो हम आज ही खड़े होके आज के प्रॉफिट की बेस पे अगली कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो सर हम क्या कहेंगे, ये हम प्रॉफिट जो हमारा है वो है जी 6,70,000 माइनस कर दूंगा 195 ये। ठीक है जी। तो ये मेरे पास आ जाएगा 474,500। तो सर ये मेरे पास बी जवाब आता है इसका। ठीक है जी। उम्मीद है ये बात समझ आई होगी। हमेशा याद रखिएगा ओपनिंग कैपिटल पे ये रेट लगेगा। ठीक है। अगर उसने ये कहा होता कि फाइनेंशियल जो है वो कैपिटल मेंटेनेंस है यानी रियल टर्म्स पे, तो सर फिर जो रेट लगना था वो लगना था 12% का। ठीक है जी, फिर 12% लगना था। और अगर हिस्टोरिकल बेसिस पे या फिर वो कहता है फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस है मनी टर्म्स पे, तो सर देखें फिर यही प्रॉफिट जो था, यही प्रॉफिट, यही ये सेम प्रॉफिट निकल आना था। ठीक है जी। फिर यही जवाब होना था। अच्छा जी। कहता फिफ्थ में है, कहता इफ द एग्जिस्टिंग करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज लेस देन 1। इसका मतलब है भैया करंट एसेट जो है वो लेस देन है जी। इसका मतलब है सर करंट एसेट जो हैं ये कम है करंट लाइबिलिटीज से। कहता व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ क्रेडिट परचेज ऑफ इन्वेंट्री। आप भाई देखें ये फॉर्मूला कैसे बनता है, ये बनता है सर करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। सर चेंज इधर आएगी। कहता है जी व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ क्रेडिट परचेज ऑफ इन्वेंट्री। अब सॉरी ये चेंज इधर भी आएगी भाई और इधर भी आ रही होगी। अच्छा जी। कहता है व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ क्रेडिट परचेज ऑफ इन्वेंट्री। सॉरी ये परचेजेस डेबिट होंगी और क्रेडिटर क्या हो जाएगा सर, ये क्रेडिट होगा। ये चेंज इधर नहीं आएगी, सिर्फ करंट लाइबिलिटीज पे आ रही होगी। अब सर एक बात जरा जहन में रखिएगा। अब देखें कमजोर चीज कौन सी है भाई, कमजोर चीज तो ये वाली ऊपर वाली कमजोर है ये। तो भाई ऊपर वाली चीज जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेशो के साथ, और नीचे वाली चीज जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ सर, ये रेशो के साथ होती है। अब आपने देखना है भाई ये जो करंट लायबिलिटी है, ये करंट लायबिलिटी मजीद बढ़ेगी। ठीक है। इसका मतलब रेशो कम हो जाएगी ना फिर। तो ये अगर कम, ये मजीद बढ़ेगी, ये मजीद बढ़ रही है ये। मिसाल के तौर पे
ये पहले 80,000 था, ये 1 लाख था, अब 10,000 की मजीद आपने क्या कर दी, उधार ले ली, उधार पे चीज़ें ली, तो ये 1,10,000 हो जाएगा ना, ये मजीद बढ़ गया। सर ये जब मजीद बढ़ेगा तो करंट रेशो तो क्या होगी भैया, ये कम हो जाएगी ना। अच्छा, अब देखें, और एक से कम ही रहेगी। अच्छा जी, कहते अब ऑप्शन देखिए, कहता करंट रेशियो वुड इंक्रीज, नहीं सर ये तो बिल्कुल गलत बात है। कहता करंट रेशियो वुड इंक्रीज, सर गलत बात है। सी पढ़ें, कहता करंट रेशियो वुड डिक्रीज, बिल्कुल डिक्रीज होगी सर, क्योंकि देखें वजन किधर ये देखें, ये मजीद कम हो जाएगी ना, ये मजीद कम होगी। बट वुड रिमेन लोअर देन 1, जी सर बिल्कुल सही बात है, ये एक से कम ही होगी। आप एग्जाम्पल करके देख लीजिएगा, यही जवाब आएगा। आप इधर पहले रखिएगा 80,000 डिवाइड कर दीजिएगा 1 लाख के साथ, ठीक है। अच्छा फिर आप ये करिएगा, अब आपने क्रेडिट परचेज ऑफ इन्वेंट्री की ना भाई, आप इसकी क्या एंट्री कर रहे होंगे, अगर पीरियोडिक में सामने रखूं तो परचेजेस डेबिट होंगी सर, और क्रेडिटर क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, मैं इसको 80,000 ही रखता हूँ सर, मैं इसे 1,10,000 करता हूँ सर, ये मज़ीद कम हो जाएगा, इधर 0.8 ये आता था ना रेशो जी, और मेरे भाई ये ये मज़ीद कम होगा पहले से, ये रेशो बनती थी, ये अब मज़ीद कम हो जाएगा। अच्छा जी, अब क्या है, अब मज़ीद अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं भाई हम। जी सर, अच्छा जी वापस चलते हैं। तो भाई अब हम आते हैं जी 6 नंबर पे, तो इसका मेरे भाई जवाब ये सी बनेगा ना। अच्छा अब इधर आते हैं जी 6 नंबर पे, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग आर सही, कहता एसिड टेस्ट रेशो इज अ बेटर मेजरमेंट एज कंपेयर टू करंट रेशो, बिल्कुल 100% सही बात की इन्होंने, बहुत अच्छी बात की, अच्छे लगे आप हमें। अच्छा भाई अब दूसरी स्टेटमेंट देखें, कहता है ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ एंटिटी ए इज एंड एंटिटी बी इज 72 डेज एंड 41 डेज। कहता है जी जो एंटिटी ए है इसका जो साइकिल का पहिया है वो है 72 डेज चलेगा, और भाई एंटिटी बी जो है ये 41 डेज। सर एक बात हमेशा याद रखिएगा, नहीं लिखी तो लिख लें अपने पास, ऑपरेटिंग साइकिल जितना जिस एंटिटी का कम होगा, सही है, यानी उसको कैश चाहिए होगा एंटिटी ए को 72 डेज का अपने बिजनेस को मेंटेन करने के लिए, और इससे जो है ये 41 डेज का चाहिए होगा वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करने के लिए। वर्किंग कैपिटल के अंदर आपने बड़ा डिटेल में पढ़ा हुआ है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सर देखें ना, तो इसका मतलब है एंटिटी बी ज़्यादा अच्छी है, कैश जिसका ऑपरेटिंग साइकिल जो है, इन्हें कैश के लिए 72 डेज को मैनेज करना पड़ेगा, 72 दिनों का कैश मैनेज करना पड़ेगा इनको। सर एंटिटी बी को सिर्फ 41 डेज का करना पड़ेगा, तो एंटिटी बी अच्छी है ना फिर। अच्छा जी, कहता जी अब आप बताएं, सो इट मींस कैश फ्लोज ऑफ एंटिटी बी इज बेटर देन एज कंपेयर टू एंटिटी ओ, बिल्कुल सही बात है ये। तो भाई ये तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगी ना, बोथ आर करेक्ट होगा। कहता विच टू ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कुड कॉज अ कंपनीज ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज। भाई ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज क्या होती है, हम ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स करते हैं ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज निकलती है। कहता है टू बी अबव द एक्सपेक्टेड वैल्यू, अबव का मतलब ज्यादा होगी, एक्सपेक्टेशन जो थी इससे ज्यादा होगी। कहता अंडर स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग इन्वेंट्रीज, सर एक उसूल है बड़ा सादा सा, ओपनिंग इन्वेंट्री जो होती है, ओपनिंग स्टॉक जो होता है, हम जब प्रॉफिट एंड लॉस कॉस्ट ऑफ सेल का फॉर्मेट बना रहे होते हैं पीरियोडिक के अंदर, तो भैया ओपनिंग स्टॉक जो होता है, हमेशा ओपनिंग स्टॉक का जो लिंक प्रॉफिट के साथ है सर, कौन से वाले प्रॉफिट के साथ, सर ये ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर वाली चीज़ है। तो ना सिर्फ क्लोजिंग क्या ग्रॉस प्रॉफिट हिलेगा, बल्कि हर तरह का प्रॉफिट हिलेगा, ऑपरेटिंग भी हिलेगा, नेट प्रॉफिट भी हिलेगा। तो सर अगर अंडर स्टेटेड हो, इसका लिंक क्या है, इसका इनवर्स लिंक है भाई प्रॉफिट के साथ। तो भाई अगर ओपनिंग इन्वेंट्री अगर आपकी अंडर स्टेटेड है, कम है, तो ऑब्वियसली इनवर्स रिलेशन का मतलब है प्रॉफिट बढ़ रहा होगा, तो सर बिल्कुल जीपी इस पे इफेक्ट आएगा, ये बढ़ जाएगा ना। और जी और भैया सेल प्राइस वर हायर देन एक्सपेक्टेड। अच्छा जी, अब मेरे भाई जो सेल प्राइस है वर हायर देन एक्सपेक्टेड, इसका मतलब क्या, एक होता है सेल वॉल्यूम, ये दो ऑप्शन है, एक है सेल वॉल्यूम, सर वॉल्यूम का मतलब होता है यूनिट्स का बढ़ना, जो चीज़ आप बेच रहे हैं उसकी तादाद का बढ़ जाना, यानी पहले 5 यूनिट्स बेचते हैं, अब आप 10 बेच देंगे। तो सर एक चीज़ एक नोट कर लें अपने पास, सेल वॉल्यूम जो होता है ना, इसका इम्पैक्ट जो होता है ये है सेल, अगर पहले 5 यूनिट्स बेचते थे तो आप सेल जब करेंगे तो सर 10 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय, मिसाल के तौर पे 10 रुपीज़,
1 यूनिट 10 रुपए का बिकता है, तो सर 100 आ जाएगा ना, 100 आएगा। तो भैया तो खर्चा भी तो 10 यूनिट्स का ही लिखना है ना मैचिंग कॉन्सेप्ट के मुताबिक। तो मिसाल के तौर पे 8 तो 80 आ जाएगा। तो भैया जीपी आपके पास 20 आएगा ना। तो वॉल्यूम का बढ़ना होता है कि आपने तादाद बढ़ा दी ना यूनिट्स की, अब आपके यूनिट्स ज़्यादा बिक रहे हैं। ये तो इक्वली रहेगा। अगर आप इधर देखिएगा, पहले 5 यूनिट्स बेचते थे तो 5 यूनिट्स का 50 रुपये आना था, और इधर 8 से मल्टीप्लाई करूँ 5 को तो 40 आना था। तो भाई ये तो आप अगर कैलकुलेट करेंगे, आप 20 डिवाइडेड बाई 100 कर दें और 10 डिवाइडेड बाई 50 मेरे भाई करें, तो ये इधर भी 20% ही आएगा, इधर भी 20% आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट नहीं हिलेगा भाई, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज नहीं हिलेगी आपकी। तो ये वॉल्यूम के बढ़ने से नोट कर लें, कभी भी ग्रॉस प्रॉफिट पे फर्क नहीं पड़ता, ना ही उसकी परसेंटेज पे ना ही अमाउंट पे। सर सेल प्राइस वर हायर देन एक्सपेक्टेड। सर जब आपकी सेल प्राइस हायर होगी ना, पहले 10 रुपये थी अब 12 या 13 हो गई, तो सर जारी बात है सेल प्राइस ये जब बढ़ी है तो ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ रहा होगा। हाँ प्राइस की बढ़ने की वजह से, ठीक है, अगर कॉस्ट ऑफ सेल अगर खर्चा बढ़ रहा है आपका तो उससे ग्रॉस प्रॉफिट कम होगा। और अगर आपकी सेल प्राइस, तो जारी बात है तो अच्छी बात है अगर बढ़ रही है तो। अच्छा जी, तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट पे इफेक्ट होगा, प्राइस की वजह से इफेक्ट होगा। और मेरे मासूम दोस्तों जो वॉल्यूम है उसकी वजह से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, तो इसका ये दोनों बनते हैं भैया, डिक्रीज इन कैरिज चार्जेस बोर्न बाय द कंपनी ऑन गुड्स सेंड टू कस्टमर। नहीं सर ये जो है ना एक होता है कैरेज इन, एक होता है कैरिज आउट। ये कैरिज आउट की बातें कर रहा है, कैरिज आउट तो एडमिन एक्सपेंसेस में कहीं जाके आ रहा होता है, सॉरी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कहीं ना कहीं आ रहा होता है। ये ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे की बात है ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर की बातों की बात हमने डिस्कस कर रहे हैं इधर। ठीक है भाई। अच्छा जी, ये सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आता है वैसे। तो ये इसका ए और बी सही है। कहता जी 8 पे आए, कहता ए बी सी लिमिटेड है द करंट रेशियो ऑफ 1.51, यानी मिसाल के तौर पे 50% करंट एसेट ज्यादा है भैया लाइबिलिटीज एंड क्विक रेशो। ओ भाई ये देखे ना, ये क्विक रेशो कम है। कहते हैं जी अगर 100 रुपए के एसेट हैं, लाइबिलिटीज हैं, तो आपके जो एसेट्स हैं उसका 80% है, ठीक है। तो इसका मतलब है क्विक रेशो में क्या फर्क आता है। क्विक रेशो का फॉर्मूला ये होता है सर, करंट एसेट माइनस इन्वेंटोरी, इन्वेंटरी डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी, कहता है इन्वेंटरी की मुझे बता दें वैल्यू कितनी है। और एक बहुत अच्छा काम उसने किया, उसने लाइबिलिटीज की अमाउंट हमें बता दी है सर। अच्छा आप देखिएगा जरा, सर देखें 8 लाख है लाइबिलिटीज, और हमें करंट रेशियो से पता चल रहा है कि 50% ज्यादा है जो करंट एसेट्स हैं। तो मैं अगर इस तरह कर लूँ, मैं 8 लाख, मैं 3 जीरो के बगैर कर रहा हूँ, 1.50 करूँ तो ये 12 लाख रुपए आता है सर। ठीक है जी, ये मेरे एसेट्स हैं मुझे पता है। अच्छा और एक बात सर, उसके बाद कहता है जी उसने हमसे इन्वेंट्री की गुफ्तगू करवाई, कहता है इन्वेंट्री आपने मुझे फाइंड आउट करके देनी है। तो सर इसका बड़ा सिंपल सा एक बात है, इसका मतलब ये है इसके अंदर, इस 12 लाख के अंदर, ठीक है, एक तो दो तरह की चीजें पड़ी हैं। एक तो पड़े हैं भैया इन्वेंट्री पड़ी है सर, एक इसके अंदर करंट एसेट्स पड़े हैं अदर देन इन्वेंट्री। ठीक है, ये मुझे कैसे पता चला भैया, इस रेशो से पता चल रहा है ना। इस रेशो का फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, ये देखें। अच्छा अब भाई ये हैं मेरे मासूम दोस्तों 12 लाख। अब अदर देन इन्वेंट्री मेरे पास जो एसेट्स हैं वो कितने हैं, अगर मैं ये कैलकुलेट कर दूं, ये वाले, सॉरी, अगर मैं ये कैलकुलेट कर लूं तो ये तो ऑटोमेटिकली मेरे पास निकल आएगा जी। तो भाई इधर देखें, मुझे पता है मेरी जो लायबिलिटीज हैं वो हैं 8 लाख, ठीक है जी। और अदर देन इन्वेंट्री मेरे पास जो एसेट्स हैं वो इसका 80% है। तो सर मैं अगर करूं 8 लाख, इसको और तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, 2-3 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। ये 8 लाख हैं और अगर मैं इसे 80% करूं तो भैया ये आएंगे 6,40,000। तो सर इसमें इस 12 लाख में इसका मतलब है ये बैलेंसिंग निकल आया, इसका हिस्सा कितना बनता है, तो सर ये आएगा कोई 560,000, इतनी की इन्वेंटरी है। तो सर ये जवाब है इसका। ठीक है जी। कहता जी 9, कहता है इन कैपिटल मेंटेनेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग द परचेजिंग पावर कैपेसिटी इज कांस्टेंट। सर याद रखिएगा, जो रियल टर्म है फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, इसको परचेजिंग पावर कैपेसिटी भी कहते हैं, कांस्टेंट परचेजिंग पावर कैपेसिटी भी कहते हैं, ठीक है।
तो इसका ये जवाब बनेगा रियल टर्म्स, जितना इन्फ्लेशन उतनी प्राइस का इम्पैक्ट आपने मतलब ले लिया, ठीक है जी, कांस्टेंट है उसका, उतनी अमाउंट का आपने रिजर्व बनाया हुआ है, जनरल जनरल इसे कहते हैं, जनरल इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट। तो उम्मीद है भाई बात आपको समझ आई होगी। अच्छा, इसके अलावा भाई एक और हम डिस्कस कर लेते हैं इसी वीडियो में, सॉरी वीडियो तो नहीं है, खैर ये रिकॉर्डिंग है, ऑडियो। कहता है जी कैलकुलेट कैरिंग अमाउंट ऑफ प्लांट एट 31 मार्च 2022। सर ये आसान बात थी। कहता है जी टेलीपाथ जो है उसने एक प्लांट लिया हुआ है जिसकी कॉस्ट है मेरे भाई 8 लाख ऑन अप्रैल 2020। अच्छा, कहता ये हमने फार्मास्यूटिकल पिल्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एंड पैकेज दैट इज़ प्रोड्यूस टू। कहता ये फार्मास्यूटिकल जो है इंडस्ट्री जो है उसको बनाने में इस्तेमाल होता है, अद्वियात बनाते होंगे ना। कहता प्लांट की जो रेजिडुअल वैल्यू है ना सर वो है 50,000 रुपया, एस्टिमेटेड लाइफ है जी सर 5 साल। कहता जी ऑफ जो कि नाइदर ऑफ विच हैज़ चेंज, जो कि चेंज नहीं हुई। भाई कहता ये सीधी लाइन वाला मेथड डेप्रिसिएशन के लिए इस्तेमाल करता है। कहता जी 31 मार्च 2022 फिर यानी 2 साल गुजरने के बाद। कहता जी मेजर कस्टमर जो है हु बाइज प्रोडक्ट, कहता जी नो लॉन्गर भी प्लेसिंग ऑर्डर्स। कहता नाराजगी होगी शायद उसके साथ कोई, वो कहता शायद कोई कोई मसला बन गया होगा ना, कहता वो अब मजीद आपको ऑर्डर नहीं देगा। तो भैया इवन बिफोर दिस इंफॉर्मेशन वाज नोन टेलीपाथ हैज बीन हैविंग डिफिकल्टी फाइंडिंग वर्क ऑफ दिस प्लांट। भाई ये जो प्लांट है ना, अब जारी बात है जो ये वाला प्लांट है ये आप इसे ख़ास किस्म की अद्वियात बनाते हैं, और जो क्या कहते हैं कस्टमर ये वाली दवाइयाँ ख़रीदता है वो क्या कहते हैं आपसे अब नई चीज़ें ख़रीदेगा। तो जारी बात इस प्लांट का यूज़ वो नहीं रहा ना जो पहले था। तो अब इस पे इम्पेयरमेंट लॉस की क्या कहते हैं इम्पेयरमेंट टेस्ट करना पड़ेगा। उसमें क्या चीज़ें आती हैं सर, हम क्या करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं मेरे भाई बुक वैल्यू का, ठीक है जी, किसके साथ कंपैरिजन करते हैं, वर्सेस रिकवरेबल अमाउंट के साथ। तो भाई रिकवरेबल अमाउंट में दो चीज़ें आती हैं, इसमें आता है सर हायर ऑफ जी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, और मेरे भाई इसमें आता है वैल्यू इन इस्तेमाल। अगर चीज़ को खुद चलाएं तो भाई इससे इसकी फिर वैल्यू कितनी होगी, यानी 3-4 इसमें हमने मिसालें नहीं हुई हैं, हमने डेवो बस को या तो अभी बेच लें कितने पैसे रिकवर होंगे, या फिर 3-4 साल झूठे दें हम कस्टमर्स को, यानी उनसे किराया लेना, तो फिर हमें इससे कितने पैसे रिकवर हो जाएंगे। तो भैया ये इनका जो हायर होगा वो ले लेंगे। देखते हैं जी क्वेश्चन के अंदर उसने भाई जी, कहता है जी वैल्यू इन यूज का डेटा दिया। कहता है जी नेट कैश फ्लोज जो हैं अर्नड, नेट कैश फ्लोज जो अर्नड है ना भाई, कहता है जी फ्रॉम द प्लांट फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, यानी 23, 24 और 25, यानी ये वैल्यू इन यूज की बातें कर रहा है, 23, 24, 25, ठीक है भाई। अच्छा जी ये कितनी है सर, कहता है 220, 180 और 170, 220, 180 और भाई 170 आई थिंक, ये तीन चीज़ें इसके अंदर हैं भाई। अच्छा जी, अब कहता हूँ 31 मार्च 2025 द प्लांट इज स्टिल एक्सपेक्टेड, उसकी ना उसने भाई रेसिडुअल वैल्यू भी दी हुई है जो कि मेरे भाई है इधर दी हुई है 50,000। तो भाई ये तीसरे साल के एंड पे जो है रेसिडुअल वैल्यू भी आएगी ना इधर जी, ये है मेरे भाई 50, ये है रेसिडुअल वैल्यू, और ये है मेरे भाई, आ जाए भाई आ जाए अंदर आ जाए, नेट कैश फ्लोज कितने हैं, आ जाए अंदर आ जाए भाई, नेट कैश फ्लोज कितने हैं, ये है नेट कैश फ्लोज, यानी इसमें से इनफ्लोज में से आपने लेस कर दिया है आउटफ्लोज को। तो भाई ये कैलकुलेट करें आप। उसके बाद डिस्काउंट फैक्टर जो हमने लेना है भैया वो है, हमने हमेशा प्री लेना है, याद रखिएगा ये 10% इज रेलिवेंट, 10% रेलिवेंट है। तो डिस्काउंट फैक्टर जो लेंगे इधर अब अमाउंट लिख दीजिएगा और इधर डिस्काउंट फैक्टर ले लें, उसको निकालना सिखा देता हूँ। कुछ बच्चे इस तरह लिखते हैं, ठीक है ये भी सही है, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर है भाई आप इसे कैलकुलेट करके लिखें, 0 पॉइंट जो भी आता है, ठीक है। इधर आप इम्पैक्ट लेंगे ये वाला -2, इधर आप लेंगे मेरे भाई -3, ठीक है जी, एक मिनट दीजिएगा, ठीक है भाई। इसको कैलकुलेटर भी मेरे पास नहीं है, आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये इधर आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसको आप कंपैरिजन कर लें बुक वैल्यू के साथ, जो मेरे भाई जवाब होगा वो देख लीजिएगा, ये आपने सारी कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ये सोल्यूशन भी इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एक मिनट जी मैं आपके पास सुनता हूँ।
अच्छा भाई, इधर ना 31 मार्च 2025 इधर आना चाहिए था, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। अच्छा भाई, 2 सवाल डिस्कस हो गए भैया। अच्छा जी, अच्छा जी, उसके बाद सर, उसके बाद भाई ये क्वेश्चन नंबर 2 ज़रा काइंडली देखें। कहता जी पास द जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज ये बड़ा फेवरेट होता है जी आई कैफ को जर्नल एंट्रीज करवाना। कहता जी जी किस किस सालों की भैया जर्नल एंट्रीज? 2019, 20, 21, 22 और 23 सर जी। कहता जी ऑन 1 जुलाई 2019, कहता जी कंपनी ने ग्रांट रिसीव किया भैया, कंपनी ने ग्रांट रिसीव किया जी 25 मिलियन की फ्रॉम द स्टेट। तो भैया इस दिन ये एंट्री हो जाएगी। कहता फॉर द परचेज ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, द प्लांट वाज परचेज फॉर, जी तो भाई इस दिन ये वाली एंट्री हो जाएगी ना। और इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन भी है कि हमने इसको ट्रीटमेंट जो है वो डेफर्ड इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। तो सर इसकी 2019 में तो कोई एंट्री नहीं होगी, देखें देखें ये इग्नोर करना था बस आपने। 2020 में आप इसकी ग्रांट की एंट्री करेंगे 25 मिलियन की कैश या बैंक डेबिट और डेफर्ड इनकम क्रेडिट। और सर ये प्लांट कितने का आया? 80 का। कहता जी फर्दर कॉस्ट ऑफ 5 मिलियन इंस्टॉलेशन कॉस्ट चाहिए। तो ये 95 मिलियन से क्या हो जाना था भाई? 95 मिलियन से आपका जो है वो प्लान डेबिट होना था और सर क्रेडिट क्या होना था जी? कैश या बैंक। कहता है ड्यूरिंग इट्स इंस्टॉलेशन, कहता है जी ए शॉर्ट सर्किट occurred in the factory due to which some part of the plant suffered a breakdown ₹1 million जी। कहता है जी एक शॉर्ट सर्किट हुआ जिसकी वजह से इंस्टॉलेशन के दौरान हमें रिपेयर एक्सपेंस करना पड़ा 1 मिलियन का। तो सर इसकी एंट्री क्या? ये एंट्री लाजमी करनी थी भाई, मुफ्त के नंबर होते हैं। कैश या बैंक क्रेडिट होना था, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट होना था। कहता है प्लांट फुली इंस्टॉल्ड एंड अवेलेबल फॉर इस्तेमाल ऑन 30 अक्टूबर 2019। तो भाई इससे ऑनवर्ड्स आपको डेप्रिशिएट करना था एसेट को, यानी 8 महीने की बेसिस पे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी थी। अब भैया 8 महीने की बेसिस पे जब डेप्रिसिएशन आप करेंगे तो भाई आप कहेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और मेरे भाई क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट जी। एक मिनट रुकिएगा, पॉज करने दें फिर मुझे क्या पूछना। अच्छा जी, अब भैया हम क्या गुफ्तगू कर रहे हैं? तो हाँ जी, उसने ना यूजफुल लाइफ भी क्वेश्चन के अंदर 12 साल की दी हुई है। अच्छा तो ये हम डेप्रिसिएशन कर लेंगे जी डेबिट, और क्या उसका नाम है, इस बेसिस पे होगी ना भाई, इस साल पूरा साल नहीं आपने ले लेनी डेप्रिसिएशन। आप कहेंगे 85 डिवाइडेड बाय 12 साल मल्टीप्लाई बाय 8/12, इस बेसिस पे डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करनी है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। और मेरे भाई डेफर्ड इनकम भी सेम बेसिस को इस्तेमाल करना है, लेकिन भाई एक बड़ा ध्यान करिएगा, इधर 25 करना है ये, क्योंकि ये जो है हमें ग्रांट 25 मिलियन की मिली है ना सर। अच्छा जी, आगे ना शर्त देखिएगा। कहता है वन ऑफ द टर्म्स ऑफ ग्रांट इज टू प्रोवाइड 60% पेड ट्रेनिंग इंटर्नशिप्स। कहता है जी आपने 60% जो पेड, आपने पैसे भी देने लोगों को, इंटर्नशिप करवानी है टू द ग्रेजुएट्स ऑफ नेशनल रेजिडेंट्स ऑफ द साहिवाल सिटी। कहता है जी जो साहिवाल के बाशिंदे हैं उनको आपने पेड इंटर्नशिप पे रखना, जिस तरह हमारे आर्टिकल्स होते हैं सीए वालों को, इस तरह कहता है जी आपने कुछ देर की इनको इंटर्नशिप देनी है। कहता है जी फॉर द पीरियड ऑफ 4 साल, देखें जी आर्टिकल से भी ज्यादा बात बढ़ गई है। कहता है अदरवाइज इट वुड ट्रिगर रीपेमेंट ऑफ ग्रांट ऑन स्लाइडिंग स्केल एज फॉलोज जी। कहता है जी अगर आपने कंडीशन वायलेट कर दी, अगर 2020 में वायलेट की तो आपकी सारी ग्रांट रीपे करनी पड़नी है, ये उसने परसेंटेजेस दी हैं। अच्छा जी, कहता ऑन 30 मई 2022, अच्छा इसका मतलब है 30 मई 2022 में जाकर कोई मुद्दा है, इसका मतलब है भैया अब 21 में कोई गुफ्तगू नहीं, तो 21 की एंट्री कर दें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। या प्लांट को करना है तो प्लांट भी कर सकते हैं, मसला नहीं है। और डेफर्ड इनकम आपकी डेबिट हो जाएगी सर, और इनकम क्रेडिट होगी पूरे साल की बेसिस पे। अच्छा जी, 22 में आई, कहता देयर वाज अ रिडक्शन इन यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट ड्यू टू ऑब्सोलेंस ऑफ प्लांट व्हिच रिजल्टेड इन रिडक्शन ऑफ सेल्स। कहता जी प्लांट में कुछ मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से सेल कम हो गई ड्यू टू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट। कहता द कंपनी डिसाइडेड टू टेक इम्पेयरमेंट रिव्यू, अच्छा टेस्ट करना है ऑन 30 जून 2022 पे। कहता रिजल्ट ऑफ इम्पेयरमेंट शोज, ओ तेरी खैर, रिकवरेबल अमाउंट ऑफ सिर्फ 12 मिलियन एज ऑन 30 जून 2022। भाई ये तो मसला है। अब भाई जितनी भी बुक वैल्यू होगी आपके पास, देखें कितने साल गुजर गए हैं सर, एक तो देखें जी 20 गुजरा, 20 गुजर गया, ठीक है सर, 21 गुजरा और 22 भी गुजरा, ये तीनों सालों की आपने डेप्रिसिएशन ली होगी। अब आपने क्या करना है, एक शॉर्टकट लगाए, सोल्यूशन में तो खैर पूरा फॉर्मेट बना हुआ है। आप क्या करेंगे, ये
ठीक है भाई, 1 साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अगर आप इसे मेरे भाई मल्टीप्लाई कर देंगे 3, ये इधर 8 महीने इस्तेमाल हुआ था, इधर पूरा साल इस्तेमाल हुआ, इधर भी पूरा साल, तो ये समथिंग कुछ इस तरह बनेगा। इस तरह करके ये आपके पास क्या आ जाएगी भाई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो इसको आप कॉस्ट में से मेरे भाई इसको माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, बुक वैल्यू आ जाएगी। इसको आपने अब कंपैरिजन करना है मेरे भाई किसके साथ, वो हम जो फॉर्मेट बनाते हैं, मैं पूरा नहीं बना रहा, रिकवरेबल अमाउंट के साथ। सर ये आती है 12 मिलियन सर, और ये तो हैवी वाले ये तो इधर तो कुछ और, ये तकरीबन तकरीबन इधर आ जाएगा इम्पेयरमेंट लॉस जो मेरे आप जहन में हो 54 मिलियन समथिंग है या जो भी होगा। तो इसकी आपने एंट्री कर देनी है 30 जून 2022 पे, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट ये जितना भी होगा, ये मैंने एज्यूम किया जी 54 है, चले इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट है, क्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट। अच्छा जी, आप मेरे भाई प्लांट को भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। कहता इनिशियली 60% ऑफ द ट्रेनीज वर हायर्ड ड्यू टू सर्टन रीजंस, दिस कंडीशन वाज ब्रीच्ड इन 2023। कहता 2023 में ये कंडीशन जो है ना ये ब्रीच होगी, ब्रीच वायलेट हो गई, एंड ग्रांट वाज रीपेड। कहता ग्रांट 2024 में जाके आपने रीपे करनी है। तो सर ग्रांट तो चलो, लेकिन कंडीशन कब वायलेट हुई, 2023 में। तो भाई 2023 में ही आप क्या करेंगे भैया, जब कंडीशन वायलेट होगी तो हमें कितने पैसे रीपे करने पड़ेंगे, 55%। अब भैया ये जो 55% हमें जब रीपे करना पड़ा, किसका, 25%, 25 मिलियन का 55%, तो भैया ये 13 पॉइंट समथिंग आता है। ठीक है, तो कैश क्रेडिट, सॉरी कैश नहीं होगा इसमें, बड़ा आपने गौर से सुनना है। देखें ये आज मेरे पास, मैंने अगले साल पे करना, लेकिन पेएबल तो है ना भैया, मैं ईयर एंड पे आके पेएबल की एंट्री करूंगा, इसकी पेएबल आ जाएगा मेरे पास 13 पॉइंट समथिंग से। और सर एंड पे रीपेमेंट ऑफ ग्रांट के वक्त हम ये एंट्री करते हैं नॉर्मली, हम कहते हैं जी कैश क्रेडिट, डेफर्ड इनकम डेबिट, प्रॉफिट और लॉस पे डेबिट। ठीक है जी, ये एंट्री हम नॉर्मली कर रहे होते हैं। ये है 13.67 या 75 जितना भी बनता है। अब मेरे भाई ये है जी प्रॉफिट और लॉस, इसको मैं क्या करूंगा, सेम बेसिस जो मैंने इधर इस्तेमाल। अच्छा एक आपने ये बात का ख्याल करना, जितनी रीपेमेंट होगी ना हमने उतनी रीपेमेंट को इस्तेमाल करते हुए इधर प्रॉफिट एंड लॉस में इम्पैक्ट लेना, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है जी, उम्मीद है बात आपको ना समझ आ रही होगी। अगर मैं आप मुझे इजाज़त दे दें सर, मैं इधर एक दफ़ा सोल्यूशन भी खोल देता हूँ, तो सर आपको ताकि एग्जैक्ट अमाउंट का पता चल सके। अब भैया ये देखें, अब ये है जी 13.75, 13.75 आपकी आ रही है जी जो पेएबल टू गवर्नमेंट है। अब इसी बेसिस को सामने रखते हुए भाई आपने प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है 13.75, 25 नहीं करना भाई, क्योंकि 25 रुपए रीपे ही नहीं करने, तो प्रॉफिट एंड लॉस का इम्पैक्ट भी इतने एक्सटेंट से ही लो आप, डिवाइडेड बाय 12 साल, मल्टीप्लाई बाय 2.667, ये गुजर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि आपने जितनी आपने देखें 2023 की तो ग्रांट इनकम में लेके नहीं ना आए, बनाई नहीं, क्योंकि कंडीशन वायलेट हो गई, तो ये तो इनकम आपने बनाया ही नहीं चूंकि। तो भाई 2.667 जितने लैप्स हो गए ईयर, ये वो हैं, ये आपके आ जाएंगे 3.06, और ये बैलेंसिंग आ जाएगा डेफर्ड इनकम। तो ये एक एंट्री थी जिसके 1.5 मार्क्स थे। ठीक है, उम्मीद है बात समझ आई होगी आपको। अच्छा जी, अब मेरे भाई ये था जी, ये सारी की सारी डिस्कशन। अच्छा सॉरी, इधर ना मैंने कैश लिख दिया, इधर कैश नहीं आएगा, इधर पेएबल टू गवर्नमेंट आएगा। कैश तो मेरे भाई 2024 में जाके आ रहा होगा। ठीक है, ये 13.75 डिवाइडेड बाय 12 साल, कितने सालों की इनकम आप ऑलरेडी बना चुके हैं, ये इधर आएगी 3.06, और ये मेरे भाई जितना भी बैलेंसिंग है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, वो देख लीजिएगा जितना भी आता है। ठीक जी, ये डेबिट है सर और ये है क्रेडिट। अच्छा जी, अब भैया अब क्या कहते हैं, इसके बाद एक हमारा क्वेश्चन है जी, ये क्वेश्चन भी हो गया क्वेश्चन नंबर 1। भाई ये सवाल मतलब इतना मुश्किल नहीं था, इसमें IS 8 भी टेस्ट किया गया है सर, और साथ साथ जो है इसके अंदर जो है वो चेंज इन इक्विटी बनाने को भी कहा है। तो सर चेंज इन इक्विटी में अगर आप देखें तो इस पूरे सवाल को आपने पढ़ा होगा, इस सवाल के अंदर एक मसला था, उसने मेरे भाई हमसे चेंज इन इक्विटी मांगी है सर 31 दिसंबर 2013 की। ठीक है सर, अब 31 दिसंबर 2013 की जब इक्विटी मांग रहा है चेंजेस इन इक्विटी, तो सर एक बात का आपने लाजमी ख्याल करना है, हम जब भी इक्विटी बनाते थे तो देखें हमने इस तरह, जारी बात है कंपैरेटिव हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है सर, कंपैरेटिव हमें बनाना ही पड़ेगा।
अच्छा, इसमें हमने कहा जी टोटल कॉलम इज नॉट रिक्वायर्ड, टोटल कॉलम आप ना बनाएं, लेकिन सर कंपैरेटिव तो बनाना पड़ेगा, उसने ना भी कहा हो। हाँ, बाकी का जो टॉपिक, बाकी जितने टॉपिक्स हैं अगर कंपैरेटिव का कहेगा तो बनाएंगे, इसमें कंपलसरी है कंपैरेटिव बनाना ही है। सर हमने ये सीखा हुआ है, हम जिस दिन का कहेगा वो एंड पे आके इस तरह लिख देंगे 31 दिसंबर 2023, उससे एक साल पीछे जाएं 31 दिसंबर 2022, तो सर शुरू किधर से करना, 1 जनवरी 2022 पे। इस सवाल में एक मसला था, सर हमें पता ही नहीं है कि इधर हमें शेयर कैपिटल का ही नहीं पता, हमें नहीं पता क्या कहते हैं प्रीमियम कितना, हमें नहीं पता, सॉरी शेयर कैपिटल कितना, हमें नहीं पता ये कितना है, ये चैलेंज था इस क्वेश्चन में। तो सर उसने हमें जो शेयर कैप जो डेटा दिया वो 31 जनवरी 2013 से ऑनवर्ड्स दे दिया हुआ है, ठीक है जी, यानी ये क्लोजिंग दिया हुआ है उसने हमें ये वाला। तो सर कोई मसला नहीं, हम इसमें ट्रीटमेंट देखते हैं और खुद इसमें एडजस्ट करके ये बैलेंसिंग निकाल लेंगे, लेजर बना लें। उसने प्रॉफिट दिया हुआ है सर हमें 31 दिसंबर 2013 का 47 और 2012 का 38 मिलियन। तो सर इसका लेजर बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं लेजर बनाऊं भाई, ये देखिएगा, मैं मिसाल के तौर पे रिटेन्ड अर्निंग का लेजर बनाता हूँ। सर ये ओपनिंग होता है, सर ये क्लोजिंग होता है, सही है सर, इधर डिविडेंड आता है और सर इधर पैट आता है, ठीक है। ये क्लोजिंग हमारे पास है, 58 है जी रिटेन्ड अर्निंग का। पैट उसने खुद दिया हुआ है, लेकिन पैट में मसला है भाई, पैट में गलतियां हैं कुछ, तो वो सही करके पैट अगर मैं इधर लिखूं ये वाला, तो सर ये मेरे पास ओपनिंग आ जाएगा ना, और डिविडेंड भी अगर इधर लिख दूं। अच्छा भाई, पढ़ते हैं जी, कहता है डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2013 इंक्लूड इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन। सर ये तो आसान बात है, ये आप जी 6.5 कहता है जी इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन रिटेन अर्निंग डेबिट, क्या उसका नाम है रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट होगा और रिटेन अर्निंग क्रेडिट होंगी। कहता है रिवैल्यूएशन सरप्लस रिलेटेड टू लैंड अरोज ड्यूरिंग द ईयर, कहता है वो 20 मिलियन है। सर आप रिवैल्यूएशन सरप्लस वाले डिब्बे में जाके ये लिख देंगे 20 मिलियन, ये 2013 में। कहता है मई 2013 द मैनेजमेंट डिस्कवर्ड दैट इन्वेंट्रीज कॉस्टिंग 18 मिलियन हैड बीन मिस्ड। अच्छा इसमें ये कह रहे हैं, कहता है जी 2013 में हमें जाके ये पता चला एक इन्वेंट्री थी जिसकी कॉस्ट थी जी 18 मिलियन। कहता जी वो क्या कहते हैं मिस अप्रोप्रिएशन का मतलब है चोरी होगी होगी ना। कहता जी वो क्या कहते हैं वो परटेन करती थी 2 सालों से। कहता जिसमें से 2012 का जो इम्पैक्ट है वो 13 मिलियन है, और सर कहता 5 मिलियन है 2013 का। कहता अकाउंटेंट भाई ने क्या किया शहजादे ने, कहता सारी की सारी इन्वेंट्री वो अपनी तरफ से सही करने के चक्कर में उसने क्या किया 18 मिलियन 2013 में डाल दिया, जो कि गलत कर दिया उसने। ये काम किया हमारे मासूम अकाउंटेंट भाई ने। जी अकाउंटेंट भाई ने क्या किया सर, अकाउंटेंट भाई ने ये किया, उन्होंने 2012 में करेक्ट एंट्री उनको करनी चाहिए थी, अब नॉर्मल लॉस 13 से डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, उन्होंने कोई एंट्री नहीं की, और रेक्टिफाइंग ये सारी बात होनी चाहिए थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 13 में आके ये वाली एंट्री की, ये वाली जो एंट्री है 13 में कर दी 18 रुपए से, ठीक है। हालांकि 12 में 13 की होनी चाहिए थी और 13 में 5 रुपए की होनी चाहिए थी। तो सर इधर रेक्टिफाइंग ये बनी, इधर रेक्टिफाइंग ये बनी। अब हमने एक असूल सीखा हुआ है सर, देखें, क्या रेक्टिफाइंग वाली जगह पे जाके हमने एक चीज़ देखनी है, रेक्टिफाइंग वाली जगह पे हमने जाके एक चीज़ देखनी, क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसका ताल्लुक प्रॉफिट एंड लॉस से हो। जी सर 12 में है, सर 13 में भी है, बिल्कुल है। अब भाई एब नॉर्मल लॉस जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, बिल्कुल। तो सर अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस में आने वाली चीज़ जो है वो डेबिट साइड पे आ रही होगी, ग्रॉस प्रॉफिट, आपने ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक को जहन से निकाल के बाकी सारों पे ये रूल अप्लाई कर देना है, ठीक है जी। अच्छा बाकी सब पे ये रूल अप्लाई होगा, उसका ताल्लुक बस ये देख लीजिएगा, जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है प्रॉफिट के साथ, और ओपनिंग का इनवर्स होता है, उसको इस एंगल से सोचिएगा। अच्छा भाई प्रॉफिट एंड लॉस में अगर कोई चीज़ आनी चाहिए थी और वो रेक्टिफाइंग में आ रही है, और अगर वो डेबिट हो रही है, तो सर हमेशा आपका जो प्रॉफिट है ये कम होगा, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अगर प्रॉफिट एंड लॉस में कोई चीज़ आनी चाहिए थी, जी सर वो आ रही है इधर रेक्टिफाइंग में, जी, और सर वो क्रेडिट साइड पे है, अगर कोई चीज़ रेक्टिफाइंग एंट्री में क्रेडिट साइड पे आएगी और वो प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, तो सर वो अगर क्रेडिट साइड पे आ रही है तो प्रॉफिट को क्या कर देगी भैया, इंक्रीज कर देगी, और अगर वो डेबिट साइड पे है तो प्रॉफिट को क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। सूल बना लें, अगर कोई चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस, पहली बात भैया क्या रेक्टिफाइंग एंट्री में कोई ऐसी चीज़ है जो प्रॉफिट एंड लॉस में आनी चाहिए, अगर जवाब हो यस में तो देखें, अगर तो वो डेबिट साइड पे आ रही है, तो सर डेबिट साइड पे अगर आ रही है तो वो प्रॉफिट को कम करेगी। अगर वो क्या कहते हैं क्रेडिट साइड पे आ रही है, प्रॉफिट एंड लॉस की चीज़ है,
तो भैया वो प्रॉफिट को बढ़ा देगी, सादा रूल। 2012 में मेरे भाई प्रॉफिट कम हो रहा है, क्या हो रहा है भैया, कम होगा। 2013 में प्रॉफिट बढ़ेगा। तो भैया 2012 का प्रॉफिट तो मेरे हाथ में नहीं है, तो सर इसीलिए तो फिर ये चेंजेस इन इक्विटी बना रहे हैं। तो सर हमें रीस्टेट करना पड़ेगा प्रॉफिट को, ठीक है जी। ये रीस्टेट कर देंगे 13 रुपये से, यानी प्रॉफिट है 38 का प्रॉफिट है सर, इसमें से 13 माइनस कर देंगे, ठीक है जी। और इस साल वाला प्रॉफिट भी तो हमारे पास है ना, इस साल वाला जो प्रॉफिट 47 है शायद, उसमें 13 ऐड करना पड़ेगा, जितना भी ये देख लें। एक तो ये बात, ये प्रॉफिट रीस्टेट करके लिखना पड़ेगा जी, वो है 47, ठीक है भाई। ये है 12 और ये है सर जी 13, ये रहा, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक और नया कट्टा खुला हुआ है इस सवाल के अंदर भाई, माजरत के साथ। अच्छा जी, कहता है सब्सिक्वेंट टू द प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एरर एक नजर आया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। कहता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2012 का भाई रिकॉर्ड होना चाहिए था 21.8, ओ सॉरी 12.8। कहता है रिकॉर्ड कर दिया मिस्टेकनली 21.8, यानी 9 रुपये ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया। सही है, इसका पूरा फॉर्मेट होगा सोल्यूशन में आपके पास, लेकिन इतना मुझे बता दीजिएगा। और सर एक मजे की बात है, ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। जब गलत आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड किया होगा सर, आपकी बुक वैल्यू भी छिड़ गई होगी। और जब बात छिड़ती है तो फिर आपको पता है कि दूर तलक जाती है, बात निकलेगी तो मेरे भाई दूर तलक जाएगी। 2013 में इफेक्ट होगा, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट ही बुक वैल्यू पे लगता है सर। तो भाई जब बीवी पे रेट लगेगा तो क्या उसका नाम है, जारी बात है 2012 की जब बुक वैल्यू कम होगी भाई, तो 2013 की डेप्रिसिएशन भी ऑटोमेटिकली गलत आ जाएगी, ठीक है सर। तो 9 रुपए से मेरे भाई क्या होना था, 9 रुपए से आपने क्या किया, डेप्रिसिएशन ज्यादा रिकॉर्ड की। तो ये रेक्टिफाइंग एंट्री अगर आप करेंगे भाई, चलें इधर से देख लें। जब रेक्टिफाइंग एंट्री मेरे भाई अगर आप करेंगे, ये देखिएगा, ये देखें भाई, असल में क्या होना चाहिए था, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आना चाहिए था करेक्ट वाला 21.8 से। सर आपने 21.8 से, तो रेक्टिफाइंग जब एंट्री करेंगे तो सर आपको अपना एक्सपेंस कम करना पड़ेगा। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस की एक्सपेंस कम करने का मतलब क्रेडिट, सर अगर कोई चीज प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है, रेक्टिफाइंग एंट्री में आ रही है और वो क्रेडिट हो रही है, तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और सर 2003 में क्या होगा, असल में इतना आना चाहिए था करेक्ट आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, लेकिन वो आ रहा है 8.44। तो सर मेरा ख्याल है 1.80 इधर और 9 इधर जी। ये हमें प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, और इधर एक्सपेंस कम है तो प्रॉफिट कम करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो सर क्या होगा, हमें इधर 9 से प्रॉफिट बढ़ाना पड़ा और इधर मेरे भाई 1.8 समथिंग बनता है, इससे प्रॉफिट कम करना पड़ा। तो ये रीस्टेटेड प्रॉफिट है सर, ये इधर आएगा, ठीक है जी। और अगर डिविडेंड भी है क्वेश्चन के अंदर तो वो इधर लिख देंगे, तो ये बैलेंसिंग आ जाएगा। अच्छा जी ओके ओके जी, कहता जी और क्या हुआ सवाल के अंदर। अच्छा भाई इधर देखिएगा, कहता ये है 2011 का, बाकी तो ये राइट इशू आप कर लेंगे, ये तो आसान सी बात है, इसमें तो मसला ही नहीं है। ये 2013 की बातें, कहता 12 पे राइट, 12 रुपये से राइट इशू हुआ। और भाई हमारे पास जो टोटल, अगर मैं ये करूँ, हम एक काम करते होते हैं, इधर नंबर ऑफ शेयर्स पहले डिवाइड करके निकाल लेते हैं। तो कहता 25% आएंगे, तो ये 2.9 शेयर्स बनेंगे। तो इसकी अगर मैं एंट्री करूंगा भाई, तो 2.9 मैं तीनों पे लिख दूंगा जाके, ठीक है जी। तीनों पे मैं क्या लिखूंगा भैया, ये लिख दूंगा, ठीक है जी, 2.999। तो भाई 12 रुपए से कैश बढ़ा, शेयर कैपिटल हमेशा 10 से बढ़ेगा जो फेस वैल्यू, और 2 से क्या बढ़ जाएगा भाई, हमारा 2 से बढ़ जाएगा शेयर प्रीमियम। तो ये तो आसान बात है, उधर जाके आप लिख देंगे। कैश बस जहन में सोचना होता है, इक्विटी में इसकी जगह नहीं होती भाई। लेकिन एक एक बात मसला ये आ रहा है, हमें इन इनका इम्पैक्ट भी लेना पड़ेगा डिविडेंड्स का। भाई 2012 सॉरी 11 का जो फाइनल डिविडेंड है बोनस, भाई इसकी एंट्री क्या होगी बोनस की, इसकी एंट्री होगी मेरे भाई रिटेन अर्निंग डेबिट, और सर शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा, ठीक है। ये एंट्री होगी इसकी, ये फाइनल की। अच्छा जी, क्योंकि ये बोनस शेयर्स है ना भाई। अच्छा, ये फेस वैल्यू से बढ़ जाएंगे 10 रुपए से। अच्छा भाई, लेकिन बात ये 16%, 16% ऑफ व्हाट, ये तो हमेशा ओपनिंग पे लगता है, हमारे पास तो ओपनिंग है नहीं। लेकिन सर इस पे हमें रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़नी थी। हमारे पास क्लोजिंग है 116, ठीक है सर, और ये 16% है। इधर देखिएगा, इधर देखिएगा गौर से भाई, इसका मतलब है ये 16% जो है, ये मैंने ओपनिंग पे अगर लगाऊं, ये मैं ओपनिंग पे लगाऊंगा ना भाई,
तो ओपनिंग पे जब लगेगा, ओपनिंग सारी बात है 100 होगा, ठीक है जी। तो ये 16% जब लगेगा तो ये 16 आ जाएगा, तो ये मेरे पास क्लोजिंग है, ठीक है। ये है 100% भैया। इसका मतलब है शेयर कैपिटल जो हमारे पास गिवन है 2013 का, इसके अंदर तो और कोई ट्रांजेक्शन नहीं आ रही, कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा, तो ये 116% पे पड़ा हुआ है। और मजे की बात है ये वैसे भी 116 है, परसेंटेज में भी इतना नहीं कर रहा, अमाउंट में भी इतना नहीं कर रहा, तो ये 16% होगा ना मेरे भाई। ये कितना है, ये 16 है, ये 16% है। तो मेरे भाई अगर मैं इस तरह करूं, मेरे पास ये अमाउंट आज गिवन है मुझे, ये क्लोजिंग गिवन है भाई, ये ड्यूरिंग द ईयर इम्पैक्ट है, ड्यूरिंग द ईयर इम्पैक्ट है भाई, और ये है ओपनिंग, ठीक है। तो ये 100% पे मुझे इसे लेके जाना पड़ेगा, तो जितनी अमाउंट गिवन है उसको उतनी परसेंटेज अमाउंट इतनी है, ये तो आज ऐसे ही हो गया ना बस, कि परसेंटेज भी सेम है। तो ये 116 पे पड़ी है भाई, और इसे मैं 100 पे लेके जाऊं तो इधर 100 आएगा, तो इधर मेरे भाई 100 बनेगा फिर, ठीक है। ये 100 होगा, ये 116 है तो ये 16। अब ये है जी 16 इधर आएगा और शेयर कैपिटल में 16 इधर जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। 2012 का जो कैश डिविडेंड है ये फाइनल है मेरे भाई, और आपको पता है फाइनल कब आएगा, ये तो अगले साल में आ रहा होगा। 2013 में सर जी ये इंटरिम है, ये वाला। तो सर ये 2013 में जो इंटरिम है ये 2013 के अंदर ही आ जाएगा। अब ये कैश डिविडेंड फाइनल है, ये 2013 में नहीं आएगा, 2014 में जाके आएगा। एक ट्रांजेक्शन इसके अंदर रहेगी, कहता है राइट शेयर्स वर इशूड, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन एक बात उसने की, कहता इंटरिम डिविडेंड जो है ना भाई, ये अनाउंस हुआ बिफोर द इशू ऑफ राइट शेयर्स। ये बात बताने की क्या जरूरत है सर, जरूरत है। ये है मेरे भाई कैश डिविडेंड इंटरिम वाला, कहता पहले पहले मेरे भाई आपने क्या दे दिया, डिविडेंड दिया, उसके बाद आपने क्या किया सर, उसके बाद जाके आपने राइट शेयर्स इशू किए, ठीक है। तो पहले डिविडेंड का इम्पैक्ट लेना है, फिर उसके बाद आपने राइट शेयर्स का इम्पैक्ट लेना है। इधर तो खैर कैश डिविडेंड था ना, तो इसलिए सवाल पे फर्क नहीं पड़ता। अगर बोनस डिविडेंड इंटरिम हो तो भाई तो फिर नंबर ऑफ शेयर्स हिल जाते हैं, सही है। तो नंबर ऑफ शेयर्स हिलेंगे तो अमाउंट भी शेयर कैपिटल की हिल जाएगी। और हमने तो डिविडेंड का रेट हमेशा किस पे लगाना होता है सर, हमेशा हम जो सॉरी डिविडेंड का रेट भी ओपनिंग कैपिटल पे लगता है, और रिसेंट वाले कैपिटल शेयर कैपिटल की अमाउंट पे लगता है, और राइट शेयर्स जो हैं वो हम निकालते हैं खुद, शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाते हैं रिसेंट वाले। तो सर ये सारी गुफ्तगू थी जो हमारी इस क्वेश्चन से रिलेटेड थी। उम्मीद है ये वाली बातें आपको समझ आई होंगी। ये सारे सारे सवाल तो मैं नहीं करके दिखा रहा, इंशाल्लाह सलूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये सारी बातें डिस्कस आपके साथ की जा रही हैं ताकि जब सलूशन देखें तो आपको चीज़ों की समझ आ रही हो। अच्छा इधर जो था ना भाई, इधर मैंने एक चीज़ शायद आपसे चेंज करवाई थी क्वेश्चन नंबर 5 में, ये 2023 है भैया, ये 2000 सॉरी 22 है, ये है 2022, ठीक है जी। चलें भाई, ये हमारी डिस्कशन ख़त्म होगी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम बाकी के सवाल डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। ये वाला हमारा इधर ही तक की था। अल्लाह हाफ़िज़।